हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से सर्कल्स चैप्टर नंबर 8 की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ये जो चैप्टर सर्कल्स है ये क्लास 10th में भी है, तो इसलिए आपने इसको जो है अच्छे से समझना है। तो चैप्टर जो है सर्कल है, तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल होता क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। अब ये प्लेन क्या है? ये प्लेन जो है ये एक फ्लैट सरफेस है जिसको हम 2D शेप भी बोलते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल शेप। ये सर्कल भी जो है ये एक फ्लैट शेप है। एक प्लेन के अंदर अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट से हम इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स बनाते हैं और उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स के कलेक्शन को सर्कल हम कहते हैं। अब हम एक एक चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे। तो फिक्स्ड पॉइंट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट बना लिया। इसका नाम मैंने क्या रखा? इसका नाम ओ रखता हूँ मैं। अब हमने क्या करना है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इस फिक्स्ड पॉइंट से हमने इक्वल डिस्टेंस पर जो है कुछ और पॉइंट्स बनाने हैं। तो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर बनाया जो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। ऐसे ही एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने पॉइंट बनाया। ऐसे ही यहाँ पर भी बनेगा। बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो, यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। अब जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमने जो है ज्वाइन किया, तो ये जो है अब क्या बन गया? ये एक सर्कल बन गया। जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, किन पॉइंट्स को ज्वाइन किया? जो हमने फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट्स बनाए थे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे ये वाला, ऐसे ये वाला। जब हमने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया तो ये कौन सी शेप बनी? ये सर्कल बन गया। तो वही यहाँ पर बोला है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम इक्वल डिस्टेंस पर कुछ और पॉइंट्स बनाएंगे और उसके बाद उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो एक सर्कल बनेगा। इन्हीं पॉइंट्स का कलेक्शन जो है सर्कल कहलाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सर्कल क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये जो ओ है ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहेंगे। मतलब ये भी रेडियस होगा, मतलब ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा सर्कल का, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आई होप कि आपको जो है सर्कल की समझ आ गई होगी, सर्कल क्या होता है। अब अब हम क्या करेंगे, सर्कल के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ अ सर्कल जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ने हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है सेंटर, उसके बाद रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, आर्क, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट। जो भी चीज़ इस चैप्टर में आएगी हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले सेंटर। सेंटर क्या होता है? यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है। अगर इस सर्कल के बीचों बीच मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, इसको मैंने ओ से डिनोट किया, तो ये सेंटर हो जाएगा। सर्कल के बिल्कुल मिडल में, बीच में अगर हम कोई पॉइंट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ओ के साथ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियस। रेडियस क्या होता है? तो यहाँ पर हमने सर्कल लिया है, तो हम क्या करेंगे? सर्कल के बीचों बीच हम एक पॉइंट बना लेते हैं। तो ये हमने एक पॉइंट बना लिया जिसे हम सेंटर कहेंगे। इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हम आगे की तरफ जो है बनाते हैं, जो इस सर्कल की एज को यहाँ पर टच करेगी। इसका नाम मैं ओ लिखता हूँ यहाँ पर, और इसका पी। ये जो ओ पी है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ पी क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकते हैं। रेडियस सिंगुलर होता है, प्लूरल जो होता है वो रेडियस होता है। यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ऐसे भी मैं रेडियस बना सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। एक सर्कल के जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो
ओपी जो है वो क्या है, रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट अब हम पॉइंट पढ़ेंगे डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, तो सर्कल यहाँ पर हमने लिया है, सबसे पहले हम सेंटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटर बना लिया, इसका नाम मैं ओ लिख लेता हूँ। अब ये डायमीटर क्या होता है, रेडियस हमने क्या पढ़ा, रेडियस हमने पढ़ा अगर सेंटर से हम एक लाइन जो है ऐसे बनाते हैं और वो लाइन जो है सर्कल की एज को टच करती है तो उसको हम रेडियस कहते हैं। अब डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का डबल होता है। अब देखो डायमीटर क्या होता है, सर्कल की ये जो एज है यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रा की सेंटर से पास होते हुए सर्कल की दूसरी एज तक, इसका मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर ए बी। ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस होगा इसको हम डायमीटर कहेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। अब डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। देखो कैसे, यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी समझाया था, ये क्या होता है, रेडियस, और ऐसे ही यहाँ से इस सेंटर से यहाँ तक क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। जब हम दो बार रेडियस को ऐड करेंगे तो हमें डायमीटर मिलेगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डायमीटर को हम ऐसे भी लिखते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, मतलब जितना भी रेडियस होगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें डायमीटर मिलेगा। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। और रेडियस क्या होता है वो भी हम समझते हैं, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, रेडियस जो होता है वो, ये जो रेडियस होता है ये क्या होता है, ये डायमीटर का हाफ होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, अगर हमें डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर दिया है तो हमने रेडियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, हमें रेडियस मिल जाएगा। तो डायमीटर के बारे में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, ये जो डायमीटर होता है इसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कहते हैं। कॉर्ड क्या होती है, ये भी एक लाइन होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। डायमीटर जो है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक पार्ट ये वाला आ गया सर्कल का और दूसरा पार्ट ये वाला। ये चीज़ें याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। डायमीटर जो होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल से, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी डायमीटर के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट जो है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। जैसे अगर हम ट्राइंगल की बात करें या स्क्वायर की बात करें या रेक्टेंगल की बात करें, उनमें हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। सर्कल में हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस कहेंगे, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सर्कमफ्रेंस के बारे में। इसको मैं यहाँ ऐसे में बना लेता हूँ, ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पर मैं सेंटर बना लेता हूँ सर्कल का। अब जो भी पॉइंट जो है आपने सेंटर से सर्कल की एज तक लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, इन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, ये चीज़ भी याद रखना। अब हम आर्क समझते हैं, आर्क क्या होती है। तो आर्क के लिए हम क्या करेंगे, आर्क के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक यहाँ पर पॉइंट बना लेता हूँ, एक यहाँ पर, इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ ऐसे ऐसे, इसका नाम मैं लिखता हूँ ए बी। ये जो ए बी है ये वाला सर्कमफ्रेंस का पार्ट, इसको हम आर्क कहेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए बी, ऐसे ऊपर से आर्क जैसी बनानी है, ये क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल, इसको हम क्या कहेंगे, आर्क। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और बना लिया। अभी जो पॉइंट है इनको मैं ज्वाइन करता हूँ ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इसका नाम मैं लिखता हूँ सी। अब अगर ये आर्क है तो ये भी तो आर्क है, बिल्कुल ये भी एक आर्क है। अब फर्क क्या है इनमें,
ये जो ए बी है ये छोटी वाली आर्क है, और ये जो ए सी बी है, ए सी बी, ये भी आर्क है, ये मगर मेजर आर्क है, मेजर आर्क। और ये जो ऊपर वाली है इसको मैं मिटा लेता हूं, ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क। ये वाली जो आर्क है ए बी ये माइनर आर्क है, और ये नीचे वाली जो आर्क है ए सी बी ये मेजर आर्क कहलाएगी। अब एक सर्कल की दो इक्वल आर्क्स भी हो सकती हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? यहाँ पर हमने एक सर्कल बनाया है, तो यहाँ पर एक पॉइंट में यहाँ पर बना लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर, इसका नाम ए, इसका नाम बी, और इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। तो ज्वाइन कर लिया। ये जो ए बी है ये कॉर्ड कहलाएगी। अब ये जो कॉर्ड होती है ये एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है सर्कल पर लाई करते हैं। जैसे एक एंड पॉइंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये दोनों जो है सर्कल पर है। कॉर्ड हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक एंड पॉइंट ये, एक ये, इनको ज्वाइन कर दिया तो एक कॉर्ड बन गई। ऐसे में ऐसे भी बना सकता हूँ कॉर्ड, ये भी कॉर्ड होगी। जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है, यहाँ पर मैं सेंटर बना लेता हूँ। अब जो कॉर्ड सेंटर से पास होते हुए जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, और वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है। ये चीज़ याद रखना। अब ये जो कॉर्ड होती है ये सेंटर से पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर सेंटर से पास हो रही है तब ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगी सर्कल की। अगर सेंटर से पास नहीं हो रही है तब भी ये कॉर्ड है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम 7th पॉइंट पढ़ेंगे, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? तो यहाँ पर हमने सर्कल बनाया है। अब सेंटर मैंने यहाँ पर बना लिया, इसका नाम मैंने ओ लिखा। तो यहाँ से एक रेडियस में बना लेता हूँ ऐसे, दूसरा ऐसे, इसका नाम ए और इसका नाम बी हमने लिखा। अब हम सेक्टर समझ रहे हैं। द रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। अब क्या बोला है? 2 रेडियाई के बीच में, ये 2 रेडियाई आ गए, और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। जिसको मैंने मार्क किया ये क्या है? ये सेक्टर कहलाएगा। 2 रेडियाई और आर्क के बीच में जो रीजन आता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब ये वाला भी सेक्टर है, और ये वाला जो है ये वाला भी सेक्टर होगा। क्यों? ये भी तो 2 रेडियाई और आर्क के बीच में आ रहा है, ये भी सेक्टर होगा, तो ये भी सेक्टर होगा। अब फर्क क्या है? फर्क ये है इसमें एक मेजर सेक्टर है और एक माइनर सेक्टर है, तो वो हम लिखेंगे। ये जो ए ओ बी है ये वाला, इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर वाला है ये वाला, इतना सा पोर्शन ये वाला, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सेक्टर क्या होता है। 2 रेडियाई और आर्क के बीच में जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसको हम सेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो आ गया ए ओ बी माइनर सेक्टर, और ये जो ऊपर वाला आ गया मेजर सेक्टर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब 8th पॉइंट जो है वो है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? देखो, अब सर्कल हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बनाया, एक पॉइंट यहाँ पर बनाया। इन 2 पॉइंट्स को मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। इसका नाम पी, इसका नाम एस। अब ये जो कॉर्ड हमने बनाई यहाँ पर पी एस जो है ये क्या है? कॉर्ड है। अब ये जो कॉर्ड है ये क्या करती है? ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसी को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब ये जो कॉर्ड होती है ये सर्कल को 2 इक्वल सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर सकती है और नहीं भी। अब मार्क करके हम समझते हैं। ये जो कॉर्ड के ऊपर वाला ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पार्ट है, एरिया है, इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो नीचे वाला रीजन होगा ये वाला, इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट।
ये दोनों सेगमेंट्स कॉर्ड पीएस की वजह से बने। ये जो है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ पार्ट्स थे सर्कल के जो हमने जो है यहाँ पर अच्छी तरह से समझे। अब सर्कल क्या होता है और पार्ट्स ऑफ अ सर्कल क्या होता है वो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट अ पॉइंट। ये जो कॉर्ड है ये एक पॉइंट पर जो है कैसे एंगल बनाती है, मतलब सर्कल के अंदर ये जो कॉर्ड है ये एक पॉइंट पर कैसे एंगल बनाती है। अब हम ये चीज़ समझेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉर्ड यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड बना ली। अब ये जो कॉर्ड है ये एक पॉइंट पर जो है कैसे एंगल बनाती है। देखो, मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनाया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कॉर्ड को नाम लिख लेता हूँ पी क्यू। अब ये जो कॉर्ड है पी क्यू, इसके जो एंड पॉइंट्स है ये वाला और ये वाला, इसको हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। देखो कैसे, उससे होगा क्या, ऐसे यहाँ पर एक एंगल बन गया। अब हम ऐसे ही जो है इसी तरह से हम यहाँ पर भी एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक एंगल बना लिया। अब ये जो यहाँ पर दो एंगल्स बने, एक ये वाला एक ये वाला, ये इस कॉर्ड के जरिए बने, मतलब पी क्यू कॉर्ड से जो है ये दो एंगल्स यहाँ पर बने। तो इन्हीं एंगल्स को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। एक कॉर्ड से एक पॉइंट के ऊपर जो है कैसे एंगल्स बनते हैं ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हो। अब यहाँ पर ये सेंटर है, इसके साथ में जो है एक एंगल बनाता हूँ। तो ऐसे लाइन जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पर भी जो है एंगल, सेंटर पर भी एंगल जो है बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, जो सेंटर पर एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ सेंटर। ये चीज़ याद रखना। अब हमने क्या सीखा, ये जो एक कॉर्ड है इस कॉर्ड से जो है एक पॉइंट पर जो है कैसे एंगल्स बनते हैं। तो ये हमने एंगल बना लिए। अब एक और एंगल में बनाता हूँ। अब हम ऐसे नीचे अगर हम एक पॉइंट, मान लो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना लिया, यहाँ पर पॉइंट बनाया, यहाँ पर भी एंगल बनाया जा सकता है ऐसे ऐसे। ये भी जो है यहाँ पर एक एंगल बन गया। ये भी जो है इसी पी क्यू कोड की वजह से बना। ये सारे जो एंगल हमने बनाए, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सारे जो है एक ही कोड से बने, पी क्यू कोड से बने। अब नेक्स्ट पेज पर हम क्या करेंगे, इसी सर्कल और कोड के रिलेटेड जो है कुछ थ्योरम्स हम जो है समझेंगे, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब थ्योरम जो है 8.1, इसमें क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया है, तो ये आ गया सर्कल। उसके बाद हमने यहाँ पर दो कॉर्ड्स बनाई है, एक ये वाली कॉर्ड बनाई है और ये वाली कॉर्ड बनाई है, और ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हैं। तो इनका मैं नाम लिख लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ ए बी, और यहाँ से सी डी, और यहाँ पर सेंटर है, इसका मैं नाम ओ लिख लेता हूँ। अब थ्योरम में बोला क्या है, अगर कोऑर्ड जो है इक्वल है, मतलब ये जो ए बी कोऑर्ड है ये बराबर है सी डी कोऑर्ड के, अगर ये दो जो कोऑर्ड्स हैं ये इक्वल हैं, ये वाली कोऑर्ड और ये वाली कोऑर्ड अगर इक्वल हैं, तो इन कोऑर्ड से जो सेंटर में एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब कहने का ये है, अगर सर्कल के अंदर दो कोऑर्ड जो हैं वो इक्वल हैं, उनसे जो सेंटर पर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इफ अगर कॉर्ड ए बी जो है इक्वल है सी डी के, देन एंगल जो होगा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो होगा ये बराबर होगा एंगल सी ओ डी के।
अगर कोऑर्ड्स इक्वल हैं तो ये जो दो एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल, उसके बाद एंगल सी ओ डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। ये है थ्योरम 8.1। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो ये 8.1 थ्योरम का कन्वर्स है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब क्या कहा है, सबसे पहले हम कॉर्ड्स का नाम लिख लेते हैं, ए बी सी और डी, ये आ गया सेंटर ओ, यहाँ पर सेंटर है। अब यहाँ पर बोला क्या है, ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी, इन दो कॉर्ड से बनने वाले जो एंगल है सेंटर में, एक ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के बराबर है मतलब इक्वल है, तो इसका मतलब ये है ये कॉर्ड जो है ये भी इक्वल होंगी। पहले में क्या दिया था 8.1 में, वहां पर दिया था अगर कॉर्ड इक्वल हैं जो उनसे सेंटर पर एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। यहाँ पर दिया है अगर एंगल्स इक्वल हैं तो जिन दो कॉर्ड से ये एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होंगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इफ अगर एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, तब क्या होगा, ये जो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड ए बी जो है ये बराबर हो जाएगी कॉर्ड सी डी के। ये इस वक्त दिया है, इसे आपको समझ में आ जाएगा। इफ एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल अगर बराबर है एंगल सी ओ डी के, इस एंगल के, उसका मतलब ये जो कॉर्ड्स होंगी ये इक्वल होंगी। ये है थ्योरम 8.2। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम 8.3। अब ये जो 8.3 थ्योरम है इसमें क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सर्कल एक बनाया है, उसके बाद कॉर्ड यहाँ पर ये बनाई है, तो इसका नाम हम लिख लेते हैं पी क्यू, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ, और ये जो सेंटर है ये ओ आ गया सेंटर। अब इसमें बोला क्या है, ये जो कॉर्ड है पी क्यू, ये जो कॉर्ड पी क्यू है, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पर ड्रा करेंगे बनाएंगे, तो ये जो कॉर्ड होगी ये बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इस पॉइंट का नाम मैं एस लिख लेता हूँ। मतलब कहने का ये है ये जो पी एस है ये क्यू एस के बराबर हो जाएगा जब हम सर्कल के सेंटर से ये जो कॉर्ड पी क्यू है इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये जो पी क्यू कॉर्ड है ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मतलब पी एस इज इक्वल टू क्यू एस हो जाएगा। अब हमें इतना पता है जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल तो बनता ही बनता है, ये तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ साथ ये जो पी एस है ये बराबर हो जाएगी क्यू एस के। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। इफ़ अगर ओ एस जो है परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, इसका मतलब क्या है, देन ये जो पी एस है ये बराबर हो जाएगी क्यू एस के। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम थ्योरम नंबर 8.4 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये जो थ्योरम 8.4 है इसके लिए हमने सर्कल यहाँ पर बनाया है, ये सर्कल है, और यहाँ पर ये हमने कॉर्ड बनाई है, तो इसका नाम हम लिख लेते हैं, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ पी क्यू, नाम कुछ भी लिख सकते हो, और ये जो सेंटर है इसका नाम ओ। अब थ्योरम में बोला है कि अगर हम सर्कल के सेंटर से जो है एक लाइन ड्रा करेंगे इस कॉर्ड के ऊपर, तो हम एक लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन बना ली इस कॉर्ड के ऊपर। सबसे पहले इसका नाम मैं यहाँ पर एस लिख लेता हूँ। ये जो लाइन हमने जो है सर्कल के सेंटर से यहाँ पर ड्रा की इस कॉर्ड के ऊपर, अगर ये जो है पी क्यू कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब पी एस इज इक्वल टू क्यू एस अगर है, तो ये जो हमने लाइन ड्रा की है ये इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये चीज़ याद रखना। अगर ये जो लाइन है जो हमने ओ एस ड्रा की है इस कॉर्ड पी क्यू को बाइसेक्ट करती है, तो ये जो ओ एस लाइन होगी ये इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बनाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अगर पी एच जो है क्यू एस के बराबर है, क्वेश्चन में अगर हमने दिखा दिया पी एच जो है वो क्यू एस के बराबर है, ऐसे अगर हमने दिखा दिया, तो इसका मतलब कि जो
लाइन OS होगी वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड P के ऊपर, यहाँ पर जो है 90 डिग्री एंगल बनेगा। यह है थ्योरम 8.4। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इनका यूज़ क्वेश्चंस में होगा तो इनको अच्छे से आप पढ़ लेना। अब थ्योरम 8.5 हम समझते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर सेंटर्स। अब क्या बोला है, यहाँ पर ये जो कॉर्ड्स हैं, ये दो कॉर्ड्स हमने बनाई है, एक AB है, दूसरी जो है BC है, और ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हैं। अब थ्योरम में बोला क्या है, अगर ये दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा, वो भी इक्वल होगा। देखो कैसे, अब ये जो कॉर्ड है AB, अगर सेंटर से मैंने ये यहाँ पर एक लाइन ड्रा की और इसी तरह से इस कॉर्ड पर भी मैंने ये लाइन ड्रा की, तो सेंटर का नाम मैं लिख लेता हूँ O। अब कहने का मतलब ये है, अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल हैं, जैसे AB एक कॉर्ड आ गई, दूसरी DC, सेंटर से जो इन कॉर्ड का डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो भी इक्वल होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इतना तो पता है 90 डिग्री एंगल तो बनेगा ही, यहाँ पर भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा। इसका नाम मैं लिखता हूँ E और इस पॉइंट का नाम लिखता हूँ मैं F। अब देखो यहाँ पर, अगर इफ कॉर्ड AB जो है वो बराबर है कॉर्ड DC के, तब क्या होगा, जो सेंटर से डिस्टेंस है मतलब OE जो है वो बराबर होगा OF के। सेंटर से जो इन कॉर्ड्स पर डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा। ये थी थ्योरम 8.5। अब ये जो थ्योरम 8.5 है ये तो हमने समझ ली। इसमें एक और चीज़ है, आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब ये सर्कल्स के बारे में क्या बोला है ये भी हम समझते हैं। इसमें यह है कि अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मतलब जो है इनका रेडियस जो है सेम है। अगर ये वाला सर्कल है, इसका रेडियस अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, क्योंकि इनका रेडियस सेम है। अब यहाँ पर क्या बोला है, ये जो AB कॉर्ड है अगर ये बराबर है कॉर्ड PQ के, मतलब जो है ये दोनों कॉर्ड जो है आपस में इक्वल हैं, तो सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा मतलब O से लेकर A तक, ऐसे यहाँ पर O से लेकर P तक, ये जो होगा ये इक्वल होगा। अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये आ गया, इन सर्कल की जो कॉर्ड्स हैं ये वाली AB और PQ ये इक्वल हैं, तो सेंटर से जो इन कॉर्ड का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। OA जो है OP के बराबर होगा, OB जो है OQ के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं T और S, ऐसे जो है OT जो है OS के बराबर होगा। ये चीज़ याद रखना। अब हम थ्योरम 8.6 पढ़ते हैं जो कन्वर्स है 8.5 थ्योरम का। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो सबसे पहले हम सेंटर बना लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये सेंटर है, इसका नाम मैंने लिखा O। ये जो कॉर्ड्स है इसको लिखो AB, कुछ भी लिख सकते हो, इसको मैं लिखता हूँ CD। अब बोला क्या है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर ये जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड AB और CD, अगर सेंटर से इनका डिस्टेंस जो है इक्वल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस है, ये बोला है। अगर ये डिस्टेंस जो है इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये जो कॉर्ड्स हैं AB और CD ये भी इक्वल होंगी। क्या बोला है थ्योरम में, ये जो दो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड AB और CD, अगर सेंटर से इनका डिस्टेंस जो है दोनों कॉर्ड्स का वो इक्वल है, देन ये जो कॉर्ड्स होंगी AB और CD ये भी बराबर होंगी। तो यही हमने पढ़ा। तो इसको मैं नाम लिख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं E लिखता हूँ, इसका F। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इफ अगर OE जो है बराबर है OF के, तब क्या होगा, ये जो कॉर्ड्स हैं ये भी बराबर होगी। देन कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब AB जो है ये बराबर हो जाएगी CD के। इसको मैं निशान बना लेता हूँ। ये कॉर्ड जो है इस कॉर्ड के
बराबर होगी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वाड पर कैसे कैसे एंगल बने वो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक आर्क से सर्कल पर कैसे एंगल्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे जिसके लिए हम 2 पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, दूसरा यहाँ पर, मतलब पी क्यू। इसको मैं ऊपर से वाइट पेन से ऐसे ऐसे, ये जो है ये क्या है, ये एक आर्क बन गई। पी क्यू क्या है, आर्क है। अब आर्क से हम कैसे एंगल बना सकते हैं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ मैं, एक पॉइंट यहाँ पर, और एक पॉइंट मैं यहाँ पर लेता हूँ। अब ये जो आर्क है इसको हम, अब ये जो आर्क के 2 पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इनको हम इन पॉइंट के साथ जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ, तो सबसे पहले इस पॉइंट को जोड़ लेते हैं। तो ये, तो यहाँ पर ये एक एंगल बन गया। उसके बाद ऐसे, ये भी आर्क से ही एंगल बनेगा। ऐसे, अब अब एक एंगल हमने इस पॉइंट पर बनाया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ये जो एंगल्स बने ये इस आर्क की वजह से बने, पी क्यू आर्क की वजह से। ये वाला एंगल एक बना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इनको हम क्या कहेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल की जो ये आर्क है, ये आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का ही ये पार्ट होता है, या पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हो। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 एंगल्स बनाए, ये आर्क पी क्यू से बनाए। तो यहाँ पर हमने सीखा एक आर्क से जो है सर्कल के पॉइंट्स पर कैसे एंगल बनाए जा सकते हैं। अब ये सेंटर पर भी एंगल जो है बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पर मैं ये सेंटर पॉइंट मान लो, ये सर्कल का सेंटर है। अब एक एंगल मैं यहाँ पर भी बनाता हूँ, ऐसे भी एंगल बन सकता है। ये भी एक एंगल हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया। एक आर्क से हम सेंटर पर और सर्कल पर जो है कैसे एंगल्स बना सकते हैं, यह हमने सीखा। अब हम इसी पर कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर थ्योरम्स को समझते हैं। अब हम थ्योरम नंबर 8.7 पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर लिया हमने, एक पॉइंट यहाँ पर लिया, इसका नाम लिखा P, इसका नाम लिखा Q। अब हम आर्क बनाते हैं यहाँ पर। ये जो है आर्क बन गई PQ। अब यहाँ पर हम सेंटर सर्कल का बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं O। अब थ्योरम में बोला क्या है, ये जो आर्क है PQ, इससे जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो हमेशा डबल होगा। बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट जो है इस सर्कल का, जहाँ पर भी आप एंगल बनाओगे, चाहे यहाँ पर बनाओ, चाहे यहाँ पर बनाओ, चाहे यहाँ पर बनाओ, ये जो सेंटर वाला एंगल होगा जो इस आर्क पी क्यू से बनेगा, ये डबल होगा। अब हम सेंटर पर यहाँ पर आर्क से एंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने सेंटर पर एंगल बना लिया, ये आ गया एंगल जो सेंटर पर है। ये एंगल हमेशा डबल होगा। अब अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एक पॉइंट, इसका नाम मैं एस लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो इस आर्क के एंड पॉइंट्स हैं, इनको हम इस पॉइंट के साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो जोड़ लिया हमने, यहाँ पर भी एक एंगल बन गया। अब ये वाला एंगल जो है, अगर ये 30 डिग्री है तो सेंटर वाला जो एंगल होगा ये इसका डबल होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो यही थ्योरम में भी बोला है, सेंटर वाला जो एंगल होगा जो एक आर्क से बनेगा वो हमेशा डबल होगा। बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो सर्कल का होगा, इस रिमेनिंग पार्ट पर अगर हम कहीं भी एंगल बनाएंगे, सेंटर वाला जो एंगल होगा वो हमेशा उसका डबल होगा। तो मैंने यहाँ पर बनाया,
आप इस साइड भी बना सकते हो, इस साइड भी बना सकते हो। ये चीज़ इस थ्योरम में बोली है। एक बार फिर से बताता हूँ, एक आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो हमेशा डबल होगा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है आर्क को छोड़कर, ये वाला यहाँ से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल आ गया। किसी भी पॉइंट पर अगर हम एंगल बनाते हैं, ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ये हमेशा उसका डबल होगा। ये है थ्योरम 8.7। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नीचे की तरफ जो है ये एंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये आर्क का पार्ट है, तो यहाँ पर ये एंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये जो है ना ये आर्क का पार्ट है। एंगल ऊपर वाली साइड बनेगा ऐसे, जैसे यहाँ पर जो है ये एंगल जो है बनाए गए हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। अब हम थ्योरम 8.8 पढ़ते हैं। इसमें क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर हमने एक कॉर्ड बना ली है, ये वाली कॉर्ड है, तो इसका नाम मैं लिख लेता हूँ पी एस, इसका नाम मैंने लिख लिया। अब सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड जो है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो जो 2 पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम सेगमेंट कहते हैं, ये वाला और ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर बोला क्या है कि अगर सेम सेगमेंट में, यहाँ पर एक कॉर्ड है, ये आ गया ऊपर वाला सेगमेंट ये वाला और ये नीचे वाला। अब यहाँ पर बोला क्या है, एक सर्कल के सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हम एंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ मैं और यहाँ पर एक पॉइंट में लेता हूँ। अभी जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इसके साथ, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ही आप इसको इसके साथ। अब यहाँ पर ये जो एंगल्स बने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में बने हैं। जो कॉर्ड पी एस के ऊपर वाली साइड है, मतलब ये वाला सेगमेंट, कॉर्ड के ऊपर वाला पार्ट, इसी में ये एंगल्स बने हैं, तो ये जो है हमेशा इक्वल होंगे। एक और एंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, तो एक और एंगल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसको ज्वाइन करके। अब यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये भी इक्वल होगा। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये तीनों एंगल्स एक्स वाई जेड जो होंगे वो इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बने हैं। एक कॉर्ड जो है वो सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। एक सेगमेंट ये वाला आ गया, एक सेगमेंट ये वाला आ गया। इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट और ये वाला मेजर सेगमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर ये जो सेगमेंट है, तीनों एंगल जो है इसी में बन रहे हैं। ये जो ऊपर वाला सेगमेंट है, तो ये तीनों एंगल जो है इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट में जो है एंगल्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होगा। तो यहाँ पर होगा एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। ये सारे एंगल जो है इक्वल होंगे। तो यही हमने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर बोलोगे सेगमेंट तो नीचे वाली साइड भी है। हाँ, यहाँ पर भी एंगल बन सकते हैं, यहाँ पर भी बना लेते हैं। मान लो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी हम एंगल्स बना लेते हैं। एक एंगल बन गया, अब दूसरा। अब एक एंगल ये वाला बना, दूसरा एंगल ये वाला बना। अब ये जो 2 एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम सेगमेंट में आ रहे हैं। ये जो कॉर्ड है इसके नीचे जो ये सेगमेंट है इसमें ये आ रहे हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। अब हम थ्योरम 8.9 समझते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, they are concyclic। अब हम इसको जो है समझते हैं। अब यहाँ पर बोला क्या है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर एक लाइन सेगमेंट जो है 2 पॉइंट से ज्वाइन होकर बनी है, तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स बना लेते हैं। मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसका नाम मैं ए लिखता हूँ, इसका बी, और इन दोनों पॉइंट से जो है ज्वाइन होकर एक लाइन बनी है। तो यहाँ पर मैं लाइन बना लेता हूँ, ये बन गई लाइन। उसके बाद आगे क्या बोला है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर बोला है कि
ये जो लाइन सेगमेंट है ये दो दूसरे पॉइंट्स पर इक्वल एंगल्स बनाएगी। किन पॉइंट्स पे बनाएगी? जो इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड लाई करेंगे। तो हम सेम साइड दो पॉइंट्स बना लेते हैं। तो एक पॉइंट हमने यहां पर बना लिया, एक पॉइंट हमने यहां पर बना लिया। इसका नाम मैंने सी लिखा, इसका नाम डी लिखा। हमने सामने एक पॉइंट सी बना लिया, एक डी बना लिया। अब हम एंगल्स भी बना लेते हैं। एक एंगल हमने ये बना लिया, दूसरा ये एंगल बना लिया। और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। एक ये वाला एंगल बन गया, एक ये वाला एंगल बन गया। ये जो ये दो पॉइंट से इन पर ये दो एंगल्स बन गए। द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, दे आर कॉन्साइक्लिक। ये जो चार के चार पॉइंट्स है ए, बी, सी और डी, ये एक सर्कल पर लाई करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर। ये जो चार के चार पॉइंट्स है ए, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर, ये एक सर्कल पर लाई करेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे? कॉन्साइक्लिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो हैं सर्कल पर लाई करें। वर्टिसेस मतलब कौन है? आप देखो कैसे। यहाँ पर मैं एक, मान लो यहाँ पर मैंने ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, ए, बी, सी, डी। अभी जो क्वाड्रिलेटरल है जो हमने यहाँ पर बनाया ए, बी, सी, डी, इसके चार के चार वर्टिसेस, वर्टेक्स ए, बी, सी और डी, ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इस जैसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चार के चार वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करें, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यही डेफिनेशन है और यह आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। अब इसी पर जो है दो थ्योरम्स हैं। अब थ्योरम नंबर 8.10 हम समझते हैं। इसमें क्या लिखा है? द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हमने जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो इसको हम नाम लिख लेते हैं पी, क्यू, आर, एस। एंगल मार्क कर लेते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब यहाँ पर बोला है ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। एंगल पी का अपोजिट एंगल एंगल आर, एंगल क्यू का अपोजिट एंगल एंगल एस, इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब कैसे? देखो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल पी प्लस एंगल आर, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल क्यू प्लस एस, एंगल क्यू प्लस एंगल एस, इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री। जो भी अपोजिट एंगल्स का पेयर होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उनका सम 180 होता है। जैसे एंगल पी प्लस एंगल आर कितना? 180 डिग्री। ऐसे एंगल क्यू प्लस एंगल एस, एंगल क्यू का अपोजिट एंगल एस, इसका सम कितना है? 180 डिग्री। अब हम नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम पर चलते हैं। यहाँ पर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है बना लिया है। अब थ्योरम 8.11 में क्या बोला है? इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है अगर उसका सम 180 है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तब क्या होगा? वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो साइक्लिक होगा। जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी उसी का कन्वर्स है। अब मान लो ये जो एंगल पी और एंगल आर जो है इनका सम जो है हमने दिखा दिया 180 है। इफ एंगल पी प्लस एंगल आर जो है इनका सम कितना है? 180 डिग्री। अगर हमने दिखा दिया ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके
अपोजिट एंगल्स का जो एक पेयर है उसका सम 180 डिग्री है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो यही ये थ्योरम है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।